हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी चालू किए हैं जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पहले समझे, फिर हम लोग देखे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को चालू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर, यानी कि एटमॉस्फेयर में कई लेयर पाए जाते हैं जिसका टेम्परेचर अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है। तो हमें उन्हीं लेयरों के बारे में पढ़ना है। तो इसी उन्हीं लेयरों के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग लेयर्स को टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हम लोग को लेयर्स के बारे में पढ़ना है। कितने लेयर्स पाए जाते हैं कितने लेयर्स पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी के बारे में पढ़ना है। तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए लेयर्स को टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 5 तरह के लेयर्स एटमॉस्फेयर में हमारे पाए जाते हैं टेम्परेचर के आधार पे, डिफरेंट टेम्परेचर के आधार पे। पहला हमारा ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा हमारा मेसोस्फियर, चौथा हमारा थर्मोस्फियर और पांचवा हमारा एक्सोस्फियर। तो आज हम लोग किस पे मेन फोकस करेंगे? तो आज हम लोग ट्रोपोस्फियर के बारे में केवल पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरा कंप्लीट डिस्कशन उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ट्रोपोस्फियर होता क्या है। ठीक है, तो वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग को पहला लेयर पढ़ना है एटमॉस्फेयर का, जिसका नाम है हमारा ट्रोपोस्फियर। और ये ट्रोपोस्फियर सबसे लोअर मोस्ट लेयर है और मोस्ट सिग्निफिकेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, क्योंकि मैक्सिमम जो गैसेज होते हैं, वाटर वेपर होते हैं और डस्ट पार्टिकल होते हैं, सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। और सबसे निचली लेयर है ये, सबसे नीचे जो लेयर है, पहला लेयर है जो वो ट्रोपोस्फियर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इसलिए भी है क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि इसी में सारे गैसेस पाए जाते हैं। जैसे हमारा CO2 हुआ, O2 हुआ। O2 तो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक इसी तरह CO2 हमारे प्लांट्स एंड एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट लेयर माना जाता है। कौन सा लेयर? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ऑल दी वेदर है एंड क्लाइमेटोलॉजिकल फेनोमेना जो होता है इसी लेयर में होता है। जैसे हमारे क्लाउड्स, मैक्सिमम क्लाउड्स इसी लेयर में पाए जाते हैं। थंडर स्टॉर्म हुआ, रेनफॉल हुआ, सब इसी लेयर्स में ही होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये 2 पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और विशेषता है जो हम लोग पहले कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाने लगेंगे इस लेयर में, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर घटेगा। किसमें? ट्रोपोस्फियर लेयर में। तो ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटेगा। अब हम लोग समझते हैं कि क्यों एल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है ट्रोपोस्फियर लेयर में। पहले इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लेते हैं, फिर ऊपर के जो पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि क्यों एल्टीट्यूड बढ़ने पे हमारा टेम्परेचर घटता है। तो पहला पॉइंट ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरफेस पे डायरेक्टली सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, ये हमारा इंसुलेशन आ रहा है, डायरेक्टली इस सरफेस को गर्म करता है। तो आप लोग को ऑब्वियसली पता है कि सरफेस अगर गर्म है तो सराउंडिंग जो एयर होगा, इसके आसपास का जो एयर होगा वो भी इसके प्रभाव से थोड़ा सा हीट होगा आसपास का टेम्परेचर। तो उसी कंपेरिजन में, उसीलिए मैं आपको 3 पॉइंट इसके अलॉन्ग रखा हूँ, A, B, C। आप लोग खुद सोच के बताइए कि ये सरफेस इंसुलेशन से डायरेक्टली सन के रेस से गर्म है, तो इसके सराउंडिंग A पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, B पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, C पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसके सराउंडिंग, इसके नियर A ही पॉइंट है जो इस सरफेस के कॉन्टेक्ट के बहुत करीब है, इसीलिए A का जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि इस हीटेड सरफेस से हम लोग दूर जा रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये प्रूफ करता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फियर में मूव करते हैं टेम्परेचर हमारा घटता है। तो इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी कि जो सोर्स है, सोर्स हमारा सरफेस है, हीट का सोर्स हमारा सरफेस है, उससे जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे टेम्परेचर हमारा घटेगा। तो हम लोग इसमें तो नीचे से ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर घटता है ट्रोपोस्फियर में। ये पहला पॉइंट हमारा प्रूफ कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि एज वी ऑल नो, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ द गैसेस है वो डिक्रीज होता है, घटता है। इंक्रीज एल्टीट्यूड यानी कि हाइट बढ़ने पे गैसेस की डेंसिटी घटती है, मतलब गैसेस ऊपर बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे गैसेस की क्वांटिटी में कमी होती जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जो ज़्यादातर वजन गैसेस होते हैं, मतलब भारी गैसेस होते हैं, वो नीचे ही रिसाइड कर जाते हैं, नीचे ही रुक जाते हैं, सरफेस पे बहुत करीब रहते हैं। जैसे हमारा CO2 हुआ, O2 हुआ, वाटर वेपर हुआ, ये सब भारी गैसेस हैं, ये सरफेस के पास ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर बिल्कुल नहीं पाए जाते, इस लेयर के आगे जितने भी लेयर्स उसमें नहीं पाए जाते, लेकिन
एज अ कंपेरिजन ऑफ नीचे की तरफ ऊपर थोड़े कम ही पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर मूव करते हैं डेंसिटी घटती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं गैसेज, अगर कुछ गैसेज उसमें से ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज की वो है क्वालिटी ये है कि ये हीट को ट्रैप करते हैं। तो ये गैसेज तो नीचे ही पाए जाते हैं। इसके कारणवश जो टेम्परेचर है वो नीचे की तरफ ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि ये नीचे सारा टेम्परेचर को वो कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। इसीलिए जो हीट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो नीचे की तरफ ही होता है, ऊपर की तरफ टेम्परेचर में कमी आती है। तो इसीलिए ऊपर जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा हीट ट्रैप कम होगा, जिसके कारण टेम्परेचर घटेगा। तो ये दूसरा पॉइंट भी हमें ये बता रहा है कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं माउंटेन एरिया में और प्लेन एरिया में। तो इसको समझते हैं कि माउंटेन एरिया और प्लेन एरिया में कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऊपर जैसे जैसे हम लोग जानते हैं गैसेस की डेंसिटी कम होती है, उसके कारण जो हीट का ट्रैप होगा वो भी कम ही होगा, ट्रैप ऑफ हीट कम होगा, जिसके कारण टेम्परेचर कम होगा। तो भले से हमारा यहाँ माउंटेन पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ कम होगा, यानी कि गर्मी हमें माउंटेन्स पे कम लगेगी, क्योंकि वो हीट को ज़्यादा ट्रैप नहीं कर पाता, क्योंकि गैसेस की डेंसिटी ऊपर मूव करने पे कम होती है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर हमारा घटता चला जाएगा। और नीचे है ये प्लेन एरिया, हमारा नीचे है, सरफेस बहुत सरफेस के करीब है, मतलब नीचे है। नीचे होने के कारण यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं, जिसके गैसेस पाई जाती हैं, यानी गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा है, हीट को ज़्यादा ट्रैप करेंगे, जिसके कारण नीचे टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है एज अ कंपेरिजन ऑफ ऊपर। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हमारा घटता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो एक चीज़ और है, जैसा कि मैं वही बताया हूँ कि वाटर वेपर भी एक गैस ही है, और जब ये गैस नीचे की तरफ ही रहती है, इसीलिए अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, तो वाटर वेपर की कमी होती है। वाटर वेपर की कमी होने के कारण ऊपर टेम्परेचर की भी कमी होती है। तो ये भी प्रूव कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं सारा नीचे ही होती हैं, सरफेस के बहुत पास ही होती हैं, सरफेस पे ही होती हैं वैसे तो लोअर एटमॉस्फेयर में सारी गैसेज इमिट होती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है एज अ कंपेरिजन ऑफ ऊपर। ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो वहाँ तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती नहीं, धुआं तो बहुत सरफेस के करीब ही जो चिमनियों से निकलता है, तो टेम्परेचर नीचे ही इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा। तो ये भी प्रूफ करता है कि हम लोग जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हमारा घटता रहता है। और इसी ट्रोपोस्फियर में जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं और हमारा टेम्परेचर घटता है, इसी को हम लोग लैप्स रेट कहते हैं। और डाटा ये कहता है कि ये मेंशन है कि हम लोग पर किलोमीटर जैसे जैसे सरफेस से ट्रोपोस्फियर लेयर में ऊपर जाएंगे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा घटता चला जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग लैप्स रेट कहते हैं, ये आप लोग याद रखे रहिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो ट्रोपोस्फियर है, अभी चलिए ऊपर चलते हैं, पढ़ लेते हैं, अब जितना भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं नीचे। तो ठीक है, अब हम लोग को समझते हैं ये हाइट। तो ये जो ट्रोपोस्फियर का जो लेयर का हाइट होता है वो एवरेज हाइट तो 13 किलोमीटर होता है, लेकिन पोल पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर की होती है और 18 किलोमीटर इसकी हाइट होती है इक्वेटर पे। क्यों इसकी हाइट में डिफर है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा है कि जो थिकनेस है ग्रेटर इक्वेटर पे इसलिए है क्योंकि ये जो हीटेड एयर है वो ग्रेटर हाइट पे राइज होता है इक्वेटर पे, इसीलिए ट्रोपोस्फियर लेयर की हाइट ज़्यादा है इक्वेटर पे। चलिए समझ लेते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ से समझते हैं कि क्यों ट्रोपोस्फियर के हाइट में परिवर्तन आता है। इक्वेटर पे इसका 18 किलोमीटर है और पोल्स पे 8 किलोमीटर, क्यों ऐसा है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो परिवर्तन इसीलिए आता है कि जैसे इक्वेटर है हमारा, वहाँ इंसुलेशन डायरेक्टली सन की रेज ज़्यादा पड़ेगी, तो इंसुलेशन ज़्यादा पड़ने के कारण सराउंडिंग जो एयर होता है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि एयर का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है इक्वेटर पे, क्योंकि इंसुलेशन ज़्यादा पड़ता है, सन की रेज टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक इसी तरह पोल पे अगर टेम्परेचर कम होगा तो एयर ज़्यादा फैलेगी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी, पास ही रहेगी, तो इसीलिए जो इसका लेयर का हाइट है वो कम ही बढ़ता है, 80 किलोमीटर होता है। और इक्वेटर पे एयर ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, इसलिए इसका जो लेयर होता है इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फियर का लेयर होता है वो 18 किलोमीटर होता है। ये सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 18 और 8 लिख सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखे रहिएगा कि सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। अब कभी कल एक क्वेश्चन आ जाता है कि
ट्रोपोपॉज क्या होता है, ट्रोपोपॉज क्या होता है, तो इसी को हम लोग समझते हैं कि जो ये ट्रोपोस्फियर है हमारा, जिसका ये जो लेयर जहाँ ख़त्म होता है, फाइनल जहाँ होता है, फाइनल रीच होता है इस एयर का, उसी को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं, उसी को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो इस पे भी टेम्परेचर कभी काल पूछा जाता है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग लैब्स रेट, ट्रोपोपॉज सब कुछ समझ चुके हैं। तो देखिए कि ये जो ट्रोपोस्फियर है जहाँ एंड होता है उसी को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं, और इस पे ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर नियरली कांस्टेंट होता है, यानी कि एग्जैक्ट तो नहीं होता, नियरली मतलब आसपास, या बोल सकते हैं ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन कभी कल आ जाता है कि जैसे कि हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ जाएंगे, गोज अपवर्ड, 5 सेंटीमीटर 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसीलिए जब हम लोग पोल के सबसे ऊपर वाले हाइट पे चले जाएंगे, यानी पोल पे जब ट्रोपोपॉज पे पहुंचेंगे, ओवर पोल जब हम लोग ट्रोपोपॉज पे पहुंचेंगे, तो वहाँ एकदम इसका कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। इक्वेटर पे जब हम लोग ट्रोपोपॉज पे पहुंचेंगे, सबसे मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर पहुंचेंगे इक्वेटर पे, तो वहाँ हमारा -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि जब ट्रोपोस्फियर जहाँ एंड होता है, इस लेयर का जहाँ एंड होता है, उसी को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं, और वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो नियरली कांस्टेंट होता है। तो इक्वेटर, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि इक्वेटर पे जो ट्रोपोपॉज बनता है उसका क्या टेम्परेचर है, तो -80 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा पोल पे ट्रोपोपॉज बनता है उसका क्या टेम्परेचर है, -45 डिग्री सेल्सियस। और लैब्स रेट आप लोग को तो मैं बता ही दिया हूँ कि जो ट्रोपोस्फियर में ऊपर बढ़ने पे जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसी को हम लोग लैब्स रेट कहते हैं। किस रेट से डिक्रीज होता है, पर किलोमीटर -5 डिग्री सेल्सियस घटता है टेम्परेचर में, जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको पूरा समझा पाया होगा कि ट्रोपोस्फियर होता क्या है। पहला लेयर है ये एटमॉस्फेयर का, जो हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड किए थे, उसमें पहला लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, और कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी से समझने की और बढ़ेंगे हम लोग। धन्यवाद।